नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज हम बात करेंगे भारत में आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज का विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आरक्षण। आरक्षण जिसका भारत में कहीं समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है। दरअसल ये आरक्षण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय में हम आपसे आज बात करेंगे। आरक्षण शब्द तो बाद में आया है, इससे पहले एक शब्द था, उसका नाम था प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण की शुरुआत आज से 141 साल पहले 141 साल पहले ही शुरुआत हो गई थी। और ये बता दें आपको कि स्वतंत्र भारत में 65 साल पहले इस आरक्षण की नींव रखी गई थी। 19वीं सदी में महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक ज्योतिबा फूले द्वारा देश भर में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। ज्योतिबा फूले ने इस मुहिम को लेकर 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया था। यानी ज्योतिबा फूले की इस मुहिम के समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए 1882 में अंग्रेज शासन के प्रतिनिधियों द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। 1891 में त्रावणकोर में सामंती रियासत सार्वजनिक सेवा में योग्य और मूल निवासियों को प्रतिनिधित्व नहीं देती थी, यानी अनदेखी करती थी। इसमें विदेशी लोगों को नौकरियां दी जाती थी। यहाँ विदेशी से तात्पर्य अंग्रेजों को, यानी त्रावणकोर रियासत में जो राजा थे अपने दरबार में विदेशी लोगों को नौकरियां देते थे, भारतीय लोगों को उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई। 1909 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत के महाराज साहूजी महाराज ने एक बार घटनाक्रम है, वो अपने घोड़ों के अस्तबल में जहां घोड़े बनते थे वहां वो निरीक्षण करने गए, तो उन्होंने देखा कि वहां लगभग 20-25 घोड़े बंधे हुए थे और वो जो व्यक्ति घोड़ों के अस्तबल का काम संभालता था वो उसका दाना पानी दिया करता था। तो महाराज ने देखा कि ये 25 घोड़ों में एक घोड़ा बेहद कमज़ोर था और जब वो अस्तबल का चौकीदार उनको दाना डाल रहा था, एक बड़ी जो हौद थी जिसके अंदर एक साथ फैला के दाना डाल रहा था, तो सारे घोड़े एक साथ दाना खाने लगे, लेकिन वो जो कमज़ोर घोड़ा था उसके पल्ले दाना नहीं पड़ रहा था और मजबूत घोड़े उसे धकेला रहे थे, यानी पीछे हटा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे जो मजबूत घोड़े थे वो दाना खा रहे थे और जो कमज़ोर घोड़ा था वो दाना खाने में पीछे रह गया, यानी कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। ये महाराज ने देखा, इसको वॉच किया। थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर दोबारा निरीक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि वही स्थिति थी, जो कमज़ोर घोड़ा था वो बहुत कमज़ोर हो गया। तो उन्होंने उस अस्तबल के चौकीदार को निर्देश दिए कि भाई ये बताइए 25 घोड़े हैं, 25 घोड़ों को आप कितना कितना दाना डालते हो? कि महाराज 25 किलो दाना डालते हैं। तो आप एक काम कीजिए, 24 घोड़ों का 24 किलो दाना अलग कीजिए और 1 किलो दाना इस कमज़ोर घोड़ा है इसके लिए आप अलग से डालिए। कि महाराज ये तो कैसे होगा, ये तो संभव। महाराज ने उसको डांटा, बोला ऐसा है, मैं महाराज हूँ, तू मेरे को ज़्यादा कानून मत सिखा। नतीजा ये हुआ कि जब उसको 1 किलो दाना अलग से डाला जाता रहा डेली, और महाराज इस चीज़ पे निगरानी रख रहे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि वो जो कमज़ोर घोड़ा था वो अपना पूरा दाना खा के मजबूत हो गया और जो मजबूत घोड़े थे उनके समकक्ष खड़ा हो गया। इसी घटना को लेकर साहूजी महाराज ने अपने राज्य में आरक्षण की शुरुआत की। उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी काम किए ताकि एक समान आधार पर लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने अपने राज्य में 50%
सरकारी नौकरियों में आरक्षण की पिछड़े लोगों की व्यवस्था की। साथियों, आगे बताते चले हैं कि 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में उन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू किया जिनकी हिस्सेदारी थी ही नहीं या ना के बराबर थी। अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि भारत में जहाँ तक उनका शासन है, गैर बराबरी, छुआछूत, जाति प्रथा, भेदभाव, सामंती प्रथा बहुत है। समाज में अंग्रेजों के समान ही एक दूसरा वर्ग भी डेवलप हो गया है जिसे अभिजात्य वर्ग कहते हैं, और जो वो अभिजात्य वर्ग इन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहा है। ये क्लास थी सामंती क्लास। इस समय भारत में राजनीतिक प्रक्रम चल रहे थे। 1905 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। उन्होंने बंगाल के दो हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए स्वदेशी आंदोलन हुए। अंग्रेजों ने पहली बार भारत में 1857 के बाद पहली बार ऐसा आंदोलन देखा था, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगे। अंग्रेजों की ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इस विभाजन से किसको क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए कुछ तरीके चले। उन्होंने कहा कि विभाजन तो किसी को भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, लेकिन लाभ तो किसी को हुआ होगा। तो इस लाभ को तलाशने के लिए अंग्रेज़ों की टीम पहुंची मुसलमानों के पास। जब ये मुसलमानों के पास पहुंचे तो उन्हें एक बात समझ में आई कि विभाजन में पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है, यानी उन्हें अपना एक अलग से क्षेत्र प्राप्त हो गया है। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से कहा कि यदि आपको इस बंटवारे से लाभ हुआ है, तो बंटवारे का फ़ायदा है, तो आप हमसे आके कहो कि हमें इसको फ़ायदा है। बंगाल के नवाब आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अंग्रेज़ों को धन्यवाद देने के लिए पहुंचता है और कहने लगे कि हमने तो अंग्रेज़ों के द्वारा कांग्रेस बनती देखी थी, लेकिन आपने तो हमारे लिए एक राज्य ही खड़ा कर दिया। उसी समय ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हुआ करते थे जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने वर्ग के लिए बात किया करते थे कि भारत में दलित वर्ग की स्थिति क्या है और क्या सुधार होने चाहिए, इस चीज़ पे बात किया करते थे। ब्रिटेन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने वर्ग के हितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी। उनका कहना था कि हमारे देश में पिछड़े वर्ग की स्थिति जानवरों से भी बदतर है। एक जानवर, कुत्ता तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन एक पिछड़े वर्ग का दलित व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। उसकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है। तो हमें भी, आप जब क्रिश्चियनों को दे सकते हो, सिखों को दे सकते हो, मुसलमानों को दे सकते हो एक सेपरेट इलेक्शन करने की परमिशन, तो हमें क्यों नहीं। इसी बात को लेकर बाबा साहब का कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरल के तहत दलित 2 बार वोट डालेगा, यानी मुसलमान, ईसाई और सिखों को जो इलेक्टोरल दिया था उसमें ये शर्त थी कि ये लोग अपने ही वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे और अपने ही वर्ग को वोट डालेंगे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं, हम सेपरेट इलेक्टोरल के तहत जहां दलितों की आबादी ज़्यादा होगी, हमारा व्यक्ति वहां एक दलित व्यक्ति को वोट डालेगा और वहीं से एक दूसरा व्यक्ति जर्नल वाला खड़ा हुआ उसको वोट डालेगा, यानी दलित व्यक्ति को 2 वोट डालने का अधिकार होगा। इसे ड्यू पोल इलेक्शन थ्योरी कहा जाता है। इस व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी बहुत नाराज हुए और नतीजा हुआ कि गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी 18 अगस्त 1932 को रैमसे मैकार्ड ने, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इसके विरोध में पत्र लिखा। उन्होंने कहा, रैमसे मैकार्ड जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो मांग की है इसको
सरासर गलत है और इसको खारिज किया जाए। गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, ये घटना 23 सितंबर की है, इसका निर्णय नहीं निकला, दोनों अपनी शर्तों पर अड़े रहे। अंबेडकर साहब ने गांधी जी से कहा कि हम समाज का विभाजन नहीं कर रहे, दलितों के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, साथ ही सामान्य वर्ग से जुड़े रहने के लिए उन्हें अपना प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं। तो परेशानी क्या है, जब तक अन्य वर्ग अपने समाज के प्रतिनिधि को ही चुनने वाले हैं, तो यहाँ तक कि आपने कांग्रेस ने तो मुसलमानों को भी इसकी स्वीकृति दे दी, फिर दलित वर्ग के लिए क्यों नहीं? यहीं से प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। भारत में लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिसमें 84 एससी के हैं, 47 एसटी के हैं। आरक्षण वो चीज़ है जो इस वर्ग के व्यक्ति को समानता का अधिकार देती है, ऊपर लाना चाहती है और अपनी बात कहने का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का मौका देती है। संविधान संशोधन की बात पर कुछ नेताओं ने इनका प्रचार प्रसार भी किया। मूल अधिकार संविधान की अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य और केंद्र में एसटी एससी के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता है। ओबीसी के लिए संविधान में 93वां संशोधन 2006 में किया गया। इसमें एसटी एससी के साथ ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई। संविधान की अनुच्छेद 330 के द्वारा एसटी एससी को लोकसभा और 232 के द्वारा विधानसभा में सीटों का आरक्षण करना होता है। क्या आरक्षण कभी खत्म होगा? नहीं, ये कभी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को जाति के हिसाब से वोट करते हैं। वे अपने वर्ग की आवाज़ बने, और पर ये कितने बनते हैं ये तो आप भी जानते हो कि एक बार यदि कोई आरक्षित सीट से चुन के चला गया तो वो अपने वर्ग की कितनी आवाज़, बिरले ही सांसद होंगे जो दमदारी से अपनी आवाज़ उठाते हैं, वरना सुविधाओं का भोग करने के लिए आरक्षित वर्ग के जो सांसद हैं वो लोकसभा विधानसभा में बैठते हैं। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसे सांसद हों लोकसभा में जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से हों और दमदारी से आवाज़ उठाते हों, तो भीम न्यूज़ को प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। आरक्षण में केवल 1% से कम लोग एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता है। भारत में एससी की जनसंख्या 25 करोड़ के लगभग है, लेकिन उनके लिए आरक्षित नौकरियां कुछ लाख ही होंगी। रक्षा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण नहीं है, रक्षा विभाग में यानी सेना में आरक्षण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि संविधान की अनुच्छेद 16(4) कहता है कि पिछड़ेपन का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से है, आर्थिक पिछड़ेपन से नहीं। आर्थिक पिछड़े, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आर्थिक आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना रखे हैं। उसके तहत यदि कोई कहता है कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण हुआ है सामाजिक आधार पर, समाज में भी जाति के आधार पर। फॉर उदाहरण आप ये समझिए कि ये व्यक्ति आईएएस बन जाता है, जिले में कलेक्टर लगता है, लेकिन सबसे पहले टटोली जाती है उसकी जाति, ये फला जाति का है। चाहे वो आईएएस टॉपर है, लेकिन उसके पीछे उसकी जाति है। जाति वो बीमारी है जो कभी जाति नहीं है। क्रिस्टोफर जाफर लॉर्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि अगली सुबह गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी अंबेडकर साहब के पास पहुंचे और आंखों में आंसू भरकर नम आंखों से कहा कि पिताजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। 23 सितंबर को महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, खतरे से ऊपर जाने लगा, हालत ख़राब होने लगे। अंबेडकर साहब गांधी से मिलने को तैयार हो गए। 24 सितंबर को शाम 5 बजे पूना पैक्ट पर साइन होते हैं। इसमें अंबेडकर साहब और मदन मोहन मालवीय ने साइन किए। इसके तहत हिंदू और दलित सभी उम्मीदवार वोट करेंगे। जनसंख्या के अनुसार दलितों के लिए सभी प्रकार के प्रतिनिधित्व यानी लोक संस्थाओं में सीटें सुनिश्चित की जाएंगी। ये व्यवस्था 10 साल के लिए होगी। इसे ड्यू पोल इलेक्शन सिस्टम नहीं होगा, हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। बताते चलें कि इस व्यवस्था को समीक्षा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 10 साल चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी 5 साल बाद समीक्षा चाहते थे और 5 साल बाद समीक्षा पर अड़े रहे, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने
साफ मना कर दिया। बताते चलें कि यह तय हुआ कि जहां दलित उम्मीदवार खड़ा होगा वहां सामान्य श्रेणी का व्यक्ति भी उसको वोट देगा। उसी तरीके से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को दलित व्यक्ति भी वोट देगा। 18 सितंबर को यह अनशन शुरू हुआ और 24 सितंबर शाम 5 बजे साइन किए गए। इसे पूना पैक्ट कहते हैं। साथियों, एक चीज़ और बताते चलें कि लोग कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए है। यहाँ संविधान के अनुसार मैं स्थिति क्लियर कर दूं कि राजनीति में आरक्षण 10 साल के लिए है, नौकरी शिक्षा में आरक्षण सर्वदा के लिए है, ये अनचेंजेबल है। ये क्लियर कर दूं क्योंकि कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि राजनीति के आरक्षण के समान ही शिक्षा और नौकरियों में भी आरक्षण 10 साल के लिए है। ये कतई गलत है। 10 साल में आरक्षण की समीक्षा राजनीति के लिए की जाती है। आप राजनीतिक आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इतना भूता नहीं रखती कि ST SC के आरक्षण को राजनीति में ख़त्म कर दे। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है भीम न्यूज़ कोटा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी दिखाई खबरें पसंद है तो हमारे चैनल को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।